नमस्कार, दिस सारांश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शादाब सिद्दीकी। दोस्तों, कोई माने या ना माने, लेकिन मुल्क के हालात ऐसे हैं कि आधी से ज़्यादा जनता भूखमरी और महंगाई की शिकार है। मीडिया भले ही कुछ भी कहे और कुछ भी दिखाए, लेकिन हकीकत से वो मुंह नहीं मोड़ सकती। झुग्गड़ झोपड़ियों और गरीबी से नीचे की रेखा में अपना जीवन व्यतीत करने वाले लोगों का यही कहना है कि बढ़ती महंगाई ने उनकी कमर तोड़ डाली है। हालात ये है कि कहीं एक वक्त चूल्हे जल रहे हैं तो कहीं चूल्हे जलते ही नहीं हैं। मानसून दस्तक दे चुका है और इन गरीबों की हालत कब खाना बदोश में बदल जाएगी कोई नहीं जानता। हालात बद से बदतर है, लेकिन जाएं भी तो कहाँ, कहें भी तो किससे कहें। कोई सुनने को तैयार नहीं तो कोई मानने को तैयार नहीं। ऐसा देखने को मिलता है कि सत्ता की बढ़ती भूख के आगे गरीबों की भूख सरकार के सामने कोई मायने नहीं रखती। बहरहाल इस खाना बदोश ज़िंदगी से कम महंगाई की मार से ज़्यादा ज़िंदगी बोझ लगने लगी है। पूरी खबर देखने से पहले एक नज़र इस रिपोर्ट पर भी डालकर देख लेते हैं। आप ये जो नज़ारा देख रहे हैं वो किसी हिंदी फिल्म का नहीं है, बल्कि हकीकत से रूबरू कराने वाले ये दृश्य सीकर शहर के बस डिपो के पीछे के हैं, जहां झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले ये लोग गरीबी से तो त्रस्त है ही, साथ ही साथ अब तो महंगाई ने भी इनकी कमर तोड़ डाली है। ये और इनकी जीविका चीख चीख कर ये कह रही है कि इनको एक वक्त की रोटी भी बमुश्किल ही नसीब हो पाती है। यहाँ रहने वाले अधिकांश लोगों की झोपड़ियों में बनने वाला खाना भी कुछ इस तरह का होता है जिसे ये महज पेट में कुछ डालने भर के लिए ही खा रहे हो। यहाँ पकने वाली इस सब्जी को जरा गौर से देखिए, जिसे महज पानी के साथ पकाया जा रहा है, जबकि तेल की कुछ बूंदें सब्जी में सिर्फ इसलिए डाल दी जाती है ताकि सब्जी में तेल के स्वाद को भी याद रखा जा सके। ऐसा हो भी क्यों नहीं, करीब 200 रुपए लीटर का तेल इस्तेमाल करना भला किस किस के बूते में हो सकता है। गरीबी में तेल लाते हैं तो कभी 10 रुपए का लाते हैं, कभी 20 का भी ले लेते हैं, 10 का भी ले लेते हैं, 5 का भी ले लेते हैं, जैसे पैसे हो जाते हैं जैसे ले लेते हैं। चल जाए एक दिन 2 दिन बस। ऐसे आलम में इनकी भूख और उसे मिटाने के लिए की जाने वाली जद्दोजहद का अंदाजा भी बड़ी आसानी से लगाया जा सकता है। जबकि हैरत की बात तो यह भी है कि हर बार सरकार का पहला वादा जनता से यही रहता है कि महंगाई और गरीबी को दूर किया जाएगा, लेकिन असल जिंदगी में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। क्या बनाया खाने में? दाल चावल। दाल चावल। रोटी तो मिलेगी नहीं, गरीब आदमी। रोटी क्यों नहीं मिलेगी? है ही नहीं तो। पैसा ही नहीं है हमारा। दुनिया के पक्के घर बन रहे हमारे पता ही। बिलखते रोते और पेट की आग बुझाने का जतन करते इन बच्चों को जरा ध्यान से देखिए। अक्सर सुनने को मिलता है कि बच्चे देश का भविष्य होते हैं। क्या यही हमारा भविष्य है? अगर यही और ऐसा ही हमारा भविष्य है तो जरा बताइएगा कि आप, हम या किसी को भी क्या ऐसा ही भविष्य चाहिए? हर 5 साल के बाद हमें सपने दिखाए जाते हैं, आस बंधाई जाती है कि नए भारत की नई तस्वीर बनाई जाएगी, लेकिन ऐसा करने की कोई हिम्मत नहीं करता और ना ही कोई पलटकर इन गरीबों की ओर देखता है। अब धंधे बजाते हैं तो वही 150-200 रुपए का खेल होता है, उसमें गुजारा चलता नहीं है। पहले अपना गुजारा चल जाता था, अब अपना गुजारा चलता नहीं है। अब तो ऐसे ही है कि टाइम पास कर रहे हैं, कभी मिल जाता है तो खा लेते, नहीं तो बच्चे भी भूखे सो जाते हैं कभी कभी। तो महंगा 30 रुपए किलो आटा है अब, तो 10 थोड़ा थोड़ा करते हैं खाना, जब हमारी पूर्ति पड़ती ही नहीं है खाने में भी। देश की जीडीपी इस कदर गिरती जा रही है मानो जैसे इसने भी पाताल लोक पहुंचने की शपथ ही ले रखी हो। अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, लेकिन देश फिर से विकास की पटरी पर कैसे रफ्तार पकड़े, ये सोचने और समझने वाली बात है।
बहरहाल इस धरती पर इन गरीबों का कोई धनी धोरी नजर नहीं आता, ना सरकार, ना प्रशासन और ना ही कोई जनप्रतिनिधि। हमारे साथ मौजूद है प्रभाती लाल जी एडवोकेट। आप शिकर कोर्ट में अधिवक्ता हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आज की जो महंगाई है, देश के अंदर जो महंगाई है, गरीबी है, भ्रष्टाचार है और उसके चलते सरकार की जो वादा खिलाफी है, उसको लेकर इनका क्या कहना है। मैं ये कहना चाहूँगा सदाब कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए जो केंद्र की जो एजेंसियां हैं वो सबसे ज़्यादा है जो महत्वपूर्ण होती हैं, और राज्य सरकार के बजाय केंद्र सरकार के पास में ये तीनों ही महत्वपूर्ण जो जिम्मेदारी है वो उससे निपटने के लिए केंद्र सरकार ने कहीं भी 2008 से लेकर के आज तक ऐसे कोई कार्यक्रम है जो स्थापित नहीं किए जिससे जो भ्रष्टाचार पे अंकुश हो लगे, बेरोजगारी कम हो और महंगाई पे अंकुश लगे। जैसा कि मैं कहना चाहूँगा कि सबसे बड़ी बात ये होती है कि हमारे देश के अंदर युवाओं की जो फौज है वो दिन प्रतिदिन बेरोजगारी की तरफ है जो बढ़ रही है। इसलिए बढ़ रही है कि उनके लिए स्वरोजगार के कोई साधन नहीं है और सरकारी नौकरियां हैं जो पहले की बजाय कम होती जा रही हैं, और इस कारण से उनके सामने अपने जीवन का जो है संकट है जो पैदा हो गया। आपको कहीं ये लगता नहीं कि केंद्र सरकार जो निजीकरण कर रही है, जो सरकारी एजेंसियों को प्राइवेट कर रही है, उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं लगता है कि बेरोजगारी कम होने के बजाय बेरोजगारी बढ़ रही है। जहाँ तक लोकतंत्र की बात होती है, उस लोकतंत्र के अंदर निजीकरण जो है वो एक तरह से पूंजीवाद को बढ़ावा देता है, और निजीकरण होने के कारण से जो बेरोजगारी भी है जो अत्यधिक है जो बढ़ती है। और उसके अंदर निजी तौर पे यानी जैसे हमारे देश के जो बैंक थे, राष्ट्रीयकृत बैंक थे, जो इंदिरा गांधी जी के टाइम के अंदर है जो उनका राष्ट्रीयकरण किया गया, उन बैंकों को वापस है जो निजीकरण की तरफ धकेला जा रहा है। और इसके अलावा जो सरकार के जो उपक्रम थे, बड़े बड़े उपक्रम, उनको है जो प्राइवेट निजीकरण की तरफ से धकेला जा रहा है। और ये इस प्रकार से आप अगर देखें तो केंद्र सरकार के जितने भी उपक्रम थे उनमें अधिकांश है जो प्राइवेट सेक्टर की तरफ है जो चले गए, और उसका जो खामियाजा है जो इस देश के है जो मतलब बेरोजगारों को और है जो देश की जनता को है जो भुगतना पड़ रहा है। और मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा है जो निजीकरण होगा उससे है जो हमारे देश की है जो महंगाई भी बढ़ेगी और बेरोजगारी भी बढ़ेगी, और उसमें है जो भ्रष्टाचार भी है जो ज़्यादा पनपेगा। तो इसके लिए सरकार की नीतियाँ जिम्मेदार हैं, और इसको है जो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो जिम्मेदार है जो मानता हूँ। आपको कहीं लगता नहीं कि विपक्ष कमजोर होने की वजह से महंगाई बढ़ रही है, सरकार को मौका मिल रहा है महंगाई बढ़ाने का बार बार, क्योंकि विपक्ष बोल नहीं रहा, विपक्ष मजबूत नहीं है। देखिए, विपक्ष का काम जो है वो तो सिर्फ एक सरकार को चेतावनी देने मात्र का होता है, लेकिन जो वोट लेकर के और लोकतंत्र के इस देश बड़े है जो देश के अंदर है, वोट लेकर के और सत्ता के अंदर जो बैठ जाते हैं उनको भी अपनी जिम्मेदारियां जो देखनी चाहिए। यानी जब चुनाव जो होते हैं उस समय जो बड़े बड़े जो वादे जो किए जाते हैं, उन वादों पे जो उस चुनाव जीतने के बाद में जो अमल नहीं किया जाता, वो भी एक तरह से जनता के साथ में धोखा है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि विपक्ष यदि कमज़ोर होता है तो उस स्थिति के अंदर सरकार जो है वो अपने जो मन मर्जी के जो फैसले ले लेती है, और उससे जो जनता को है जो बड़ा है जो नुकसान होता है। इसलिए जो अपना जो विपक्ष है वो कमज़ोर होना भी एक बहुत बड़ा है जो इस देश के लिए जो नुकसानदायक है। लोकतंत्र के अंदर जो सरकारें चलती हैं, उन सरकारों के कामकाज में पारदर्शिता तभी आ सकती है जब विपक्ष मजबूत हो। गरीबी और महंगाई से दो चार हो रहे उन लोगों पर मानसून क्या कहर लेकर आएगा, इस पर प्रतिक्रिया देने से पहले भवानी सिंह जेठी हमारे साथ मौजूद हैं। सरकारें चुनाव के समय अलग अलग घोषणाएं करके, लुभावने वादे करके और जनता को बहकावे में लेकर वोट प्राप्त कर लेती है। चुनावों के बाद में जैसे ही सरकार किसी भी पार्टी की बनती है, वो जितनी भी योजनाएं जनता के समक्ष रखती हैं उन योजनाओं को लागू नहीं करती। गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति हैं वो आज़ादी से लेकर आज तक उनकी संख्याएं बढ़ती जा रही है। इसके पीछे कारण ये है कि एक तरफ भारत में रोजगार की कमी है, वहीं
दूसरी तरफ लोग ये चाहते हैं कि जो भी सरकार बनेगी वो उनकी इस प्रकार से व्यवस्था करेगी कि उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान और चिकित्सा की व्यवस्था प्राप्त हो सकेगी। लेकिन जब चुनाव के बाद में सरकारें बनती हैं और उन जो लुभावने वादे करते हैं उन वादों को लागू नहीं करने के कारण जनता इतनी अधिक रुष्ट हो जाती है कि वो अपना पूर्ण विकास भी नहीं कर पाती। अब इसी तीनों मुद्दों पर हम बात करेंगे नरेश मंडीवाल से। नरेश मंडीवाल, आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देखिए शादाब जी, अपन 3 विषय हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी। अगर तीनों पे सिलसिलेवार अपन बात करें तो महंगाई, भारत में देखें तो एक बहुत बड़ी आबादी निवास करती है भारत में, और उत्पादन अनाज में आज हम स्वावलंबी हैं। अनाज हमारे यहाँ इतना पैदा होता है, उसके अलावा और भी बहुत सी आवश्यकता की चीज़ें होती हैं तो हमें इंपोर्ट करनी पड़ती हैं। और भारतीय मुद्रा और अंतर्राष्ट्रीय लेन देन की मुद्रा के बीच में जो खाई है, जो गैप है, वो भी इसके पीछे का बहुत बड़ा कारण है। दूसरा, अपन बात करें भ्रष्टाचार की, तो बेशक भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, कार्रवाइयाँ भी होती रहती हैं। कहीं न कहीं आप और हम भी इसके प्रति जिम्मेदार हैं। हर नागरिक को, हर व्यक्ति को भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना दायित्व निर्वहन करना पड़ेगा, तब जाके ये बीमारी कहीं हट पाएगी। बेरोजगारी की अपन बात करें, हर सरकार निश्चित रूप से, चाहे आप किसी भी पार्टी की बात करो, हर सरकार के दावा भी होता है और उसका ये दायित्व भी बनता है, परंतु इतनी बड़ी आबादी को राज की नौकरी तो देना कतई संभव नहीं कि सरकारी नौकरियां दे दो। प्राइवेट सेक्टर में काम हो, आप खुद हाथ का धंधा करो। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए तो स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया कि हर व्यक्ति स्किल्ड हो, हर हाथ को काम हो और हर हाथ में हुनर हो, ताकि बेरोजगारी को अलग किया जा सके। भारत के वादे क्यों करती है सरकार के हम 10 लाख लोगों को जो रोजगार, वो जो सरकार वायदे करती है कि हम इतने लोगों को रोजगार देंगे, उतने लोगों को रोजगार देंगे, हम रोजगार को सिर्फ सरकारी नौकरी तक ही सीमित क्यों रखते हैं? एक बात तो ये है, क्या चुनावी जुमले है केवल? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरी देखते हैं। रोजगार का मतलब है आपने नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट्स कितने क्रिएट किए। भारत की सरकार ने, किसी भी राज्य सरकार ने अपने प्रयासों से कितने लोगों को रोजगार दिया, कितने रोजगार के अवसर प्रदान किए, उससे है। अब हम क्या करते हैं कि इतनी वैकेंसीज निकली और उनमें कितने लोग भर्ती हुए, वहाँ तक हम सोच सीमित रह जाते हैं। दूसरा, मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को स्किल्ड होना पड़ेगा अगर भारत को आगे बढ़ाना। आज चीन का उदाहरण दीजिए, वहाँ हर हाथ के पास काम है, क्योंकि हर हाथ आज हुनरमंद है। हमें भी होना होगा। महंगाई तो बढ़ती जा रही है ना। महंगाई जैसे सरसों का तेल है 200 रुपये किलो, 200 रुपये लीटर हो गया। पेट्रोल के भाव देख लीजिए, डीजल के देख लीजिए, अन्य ज़रूरतों की जो चीज़ें हैं, खाद्य सामग्री को लेकर किसी भी प्रकार से आप देख लीजिए, महंगाई कहीं भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। गरीब और ज़्यादा गरीब होते जा रहे हैं, सेठ है जो और ज़्यादा सेठ होते जा रहे हैं। इस मिशन पर सरकार कहीं भी जो है काम नहीं कर रही है, हर तरह से फेल होती जा रही है। ये गंभीर विषय है और ईमानदारी पूर्वक ये स्वीकार करना पड़ेगा कि अल्प आय वर्ग का व्यक्ति है वो त्रस्त है। परंतु इसके पीछे ये नहीं कि कहीं भारत की सरकार जिम्मेदार है, सरकार का पूरा प्रयास है, मगर वही बात कि जब प्रोडक्शन ही नहीं होगा, जब उत्पादन कम होगा, जब आपको आयात करना, आपको खाने का तेल विदेशों से आयात करना पड़ रहा है, रुपए के बदले डॉलर आपको चुकाने पड़ रहे हैं, रुपए और डॉलर की बीच की जो खाई है, दोनों की कीमत जो बढ़ी है, वो भी महंगाई का एक बहुत बड़ा कारण है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा। अब हम एक आरोप लगाने मात्र के लिए आरोप लगा दें कि भारत की सरकार की नीतियों की वजह से, ऐसा कुछ नहीं है। संकट की घड़ी है और हमें हमारी सरकार के साथ एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में खड़े होना चाहिए। और अब बढ़ते हैं हमारे अगले मेहमान की ओर। हमारे साथ मौजूद है अजय बुंदेला साहब, एडवोकेट। इनसे जानना चाहते हैं कि ये जो देश के अंदर गरीबी जो बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, उसके पीछे आखिर वजह क्या है? सर, मेन मुख्य कारण ये है कि आजकल सरकारें है, योजना तो बहुत लाती है, लेकिन योजना का जो अवसर है, जो उनको लाभ है, जनता को, अंतिम व्यक्ति तक नहीं पहुंच रहा है।
और ना इनमें पारदर्शिता होती है। और ये है कि जनता सरकारों को इन पर मॉनिटरिंग रखनी चाहिए अच्छी से, जब क्या है कि योजना का लाभ जनता को अच्छी तरीके से मिल पाए। ये मेरे हिसाब से बेरोजगारी का मुख्य कारण है। और दूसरी बात यह है कि जनता आजकल इतनी बेरोजगार हो चुकी है कि ना वो अपने लिए खाने तक की कोई व्यवस्था नहीं है। And now, moving on the next guest, let's take you Kuchaman city, where we are joined by Ms. Jareen Khan, who is the principal in non-government school. Ms. Jareen, welcome to our special program. Thank you, sir. I want to ask you this question. As per current situation, poverty is increasing in the whole country, and the resources of employment are decreasing. What would you like to say? I would like to say, as mechanization has become more, so naturally, the less labors are required, and people are telling that the unemployment is increasing. So we have to give more and more technical education, so there will be more resources for the jobs. And on this problem, we can cover up with the technical education. This is my suggestion to all. Okay, my next question is, nowadays every section is suffering due to inflation, but no one wants to raise their voice against the government. Why so? Zareen. Sir, I would like to say inflation is at up to limit percentage is necessary for developing country like India, but it should not cross the limit more than 8%. That time only we can control this inflation, because the value of rupees is going down and down. In every developing country it is happening. So we have to keep it up and we have to raise the value of the rupees. Okay, and my last question, Ms. Zareen, to you. During election, every political party promised to remove corruption, inflation and poverty. But after winning, all the promises are destroyed, and every time we choose the same traitors. Why so? Sir, I would like to say, India is the country where we select the representatives. It is run by the people, and for the people. And every party which comes in majority runs the country. 100% satisfaction cannot come, because top to bottom there may be the different type of people. In every party there are good and bad people. So we select the people. We cannot say they are not doing. They are doing a lot, but still they have to do, because there is no limit of excellence. Thank you so much, Ms. Jareen, for joining us. Thank you. Now moving on to the next guest, let's take you Jaipur, where we are joined by Muzammil Hayat, who is the businessman and also social worker in Jaipur. I think our government should take care of the people and should think about it, that how can we control these things, because the poor person who is making let's say 5,000, 10,000 to 10,000 rupees per month, he cannot spend good life, and he cannot afford all the expenses for his family. So I think our government should think about it. Okay, the government is taking advantage because the opposition is weak. Everything has become expensive. The stove of the poor are not burning. What would you like to say? This is true that last few years we don't have powerful opposition, and which is need for every country. We should have good powerful opposition. Now the main important thing is this: government should not think only themselves that there is power. If opposition is not powerful, then they can do what they like. So I think government should think about citizens, about the people, about the country. So that should be, that is very important. Definitely. Mr. Muzammil, do you think good days will come in the country? I hope so. And, we also should think, our people should think that how can we do it. We should try to talk to our government. And I hope if we will have good opposition in the country, then something will get better. But at the moment, situation is not very good, Petrol is getting expensive. Gas is more expensive. Dollar is more. Rupees is going down, which is not good for us, actually.
साथियों, आज का सारांश यही है कि कोई माने या ना माने, लेकिन मिडिल क्लास और गरीबी से नीचे की रेखा में जीवन बसर करने वाले लोगों के लिए महंगाई और भूखमरी एक डायन की तरह काम कर रही है। हालात जो भी है, जैसे भी है, वो आपके सामने है। अब तो शायद महंगाई और भूखमरी जैसे ये दोनों शब्दों की नींव इस कदर मजबूत हो चुकी है कि उनको उखाड़ फेंकना अब नामुमकिन सा हो चुका है। अगले ही वर्ष 2023 में राज्य विधानसभा और 2024 में देश की सबसे बड़ी पंचायत यानी लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। याद रही कि आप और हमको फिर से बरगलाया जाएगा। राजनीतिक पार्टियां और जनप्रतिनिधि आपसे फिर वही घिसा पीटा गरीबी और महंगाई दूर करने का वादा करेंगे। आपके इलाके में विकास की गंगा बहा देने का झूठा सपना दिखाएंगे। दोस्तों, इस बार जरा संभल कर वोट करने की ज़रूरत है। भावनाओं में बहकर की गई गलती हमारे 5 साल बर्बाद कर सकती है। इसलिए आज ये संकल्प लें कि हमारे हाथों गलत चुनाव ना हो। ऐसे नेताओं से बचकर और ठंडे दिमाग से फैसला करने की ज़रूरत है, ताकि हमें फिर से 5 साल तक किसी तरह का पछतावा ना करना पड़े। दोस्तों, आज ईद उल अजहा का त्यौहार है। इस मुबारक मौके पर आप सभी देशवासियों को हमारी पूरी टीम की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, कमेंट्स करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगले हफ्ते हम आपसे फिर मिलेंगे एक और नए मुद्दे के साथ, एक नए लुक के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।